हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। बराबर है। तो आप लोग नाम तो बराबर है, वही है। ठीक है, चलो। अब देखो, यहाँ पे आपको जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप भर दीजिए। तो हम आपको बहुत जल्द कॉल करेंगे। अब कॉलिंग में थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो, हम बहुत जन पे हम सर्विस पे डिपेंडेबल है। जैसे कि हमको आपके लिए बुक्स अरेंज करनी है, फिर आपको क्या करना है, कोरियर के थ्रू आपके पास पहुंचाना है। तो उन सब लोगों की कॉस्टिंग जमा करनी है हमको। उसके बाद आपको जो ऑनलाइन आपको जो लेक्चर्स आपके मोबाइल या डेस्कटॉप पे आपको प्रोवाइड करने, मतलब ऑफलाइन मोड पे जो सब चीज़ें आपको देनी है, तो वो सब चीज़ पे चल रहा है। अब बहुत सारे जन के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म जो हमारा रेडी हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेगी। तो लेक्चर्स उस फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो अब देखो, आपको आपकी पढ़ाई जो है वो आपके हाथ में है, आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल है। ऐसा हम उसके लिए तो हम रुके ही हैं, बराबर। वो प्लेटफॉर्म जब रेडी होगा आपको तो मिलना ही है, उसके थ्रू वीडियोस मिलेंगे, कोई उसके अंदर दोहराए नहीं है। लेकिन देखो, तब तक हम टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एवरी ऑल्टरनेट डेज वीडियोस तो आ ही रहे हैं, और मैंने आपको बोला है कि जब तक वो सब चीज़ें हो रही है, मैं एवरी डे एक वीडियो अपलोड करने के लिए ट्राई करूंगा। और हम कोशिश, उसके लिए पूरी टीम आपके लिए लगातार कोशिश कर रही है। अब जो थियरी लेक्चर्स है उसकी भी स्पीड हम थोड़े टाइम में बढ़ा देंगे, ठीक है कि नहीं है। तो एक बार ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एक बार लाइन पे आ जाए, तो हम वो वाले सब्जेक्ट्स को भी क्या करेंगे, कैचअप कर लेंगे। अब देखो, ये जो समय है, ये ऐसा समय आ चुका है थोड़ा सा 20 साल पहले वाला। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, 20 साल पहले वाला। आप प्लीज अपने पेरेंट्स से जरा पूछिए, वो जब पढ़ाई करते थे, ठीक है, 15 या 20 साल पहले, तो उस टाइम क्या क्लासेस हुआ करती थी? क्या उस टाइम पे इस तरीके से टेक्नोलॉजी, यूट्यूब वगैरह कुछ हुआ करता था? या उस समय बोलते ना, अलग से सा क्लासेस, ट्यूशन अलग से कुछ होता था क्या? भाई बिल्कुल भी नहीं होता था। आपके पेरेंट्स कैसे बचते, उनसे उनकी कहानियां सुनिए सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो इससे मेरा बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे तात्पर्य क्या है, यही है कि सेल्फ स्टडी, ठीक है। ये जो चल रहा है, तो ये क्या चल रहा है, एक तरीके से सेल्फ स्टडी चल रही है। आपको एक मीडियम मिला है, उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, पहले नॉलेज गेन कर रहे हो, फिर आपको खुद से बैठना है। जो सफलता तुम्हारी, तुमको जो हासिल करनी है, उसकी डोर तुम्हारे हाथ में ही है, और किसी के हाथ में नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको यहाँ से फायदा हो रहा है हमारे थ्रू, तो प्लीज जितना हो सके आप क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए, और उनके साथ डिस्कस कीजिए कि अरे सर ने ये ऐसे बोला हुआ है, क्या सही है, क्या आपको उसके अंदर कुछ दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही तो हमें पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम पे या तो आप खुद गूगल पे लिखिए, जस्ट टाइप कर दीजिए वर्ड, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। उसके बाद यूट्यूब में और भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें डाल के रखी होगी, तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ चीजें तो मिलेगी। तो ये सेल्फ स्टडी मोड में आपको पढ़ाई करनी है, और आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है। देखो, आपके पेरेंट्स जब पढ़ते थे, वो कहाँ क्लासेस वगैरह कुछ होता था, ट्यूशंस वगैरह कुछ नहीं। वो लोग खुद बुक खोलते थे, उसको मतलब स्क्रिबल करते हैं, हाँ भाई ये ऐसा है वैसा है। क्योंकि ये देखो, आप जो भी सम सॉल्व करोगे, पहले सम, सेकंड सम, थर्ड सम, फोर्थ सम, हर एक सम में ग्रेजुअली कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती रहेगी। लेकिन जो फर्स्ट सम में किया वो सेकंड में आने वाला है, जो सेकंड में कुछ चीजें सीखी वो थर्ड में आने वाली है। तो धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, लेवल अप हो रहा है, बराबर है कि नहीं है। तो ये आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। जैसे एक लेक्चर हो जाता है ना, अरे ये इतना समझा क्या, वापस से आप बातें कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो आपको क्या होगा, एक अच्छा सा समझ में आएगा। और जो भी दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और आगे के वीडियोस कैसे मिलेंगे आपको मैंने बताया, लैपटॉप, डेस्कटॉप या तो मोबाइल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसके अंदर हम लोग इंक्रिप्शन फॉर्म में वीडियोस अवेलेबल कर देंगे। फिर हमको बुक्स भी आपको घर पे कोरियर करवानी है, ठीक है, ताकि आप रेफरेंस बुक आप उस पढ़ोगे कहाँ से, थियरी, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना 12th स्टैंडर्ड। तो ये सब चीज़ पे काम हमारा कंटिन्यूसली चालू है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारे साइड पे हम बहुत मेहनत करेंगे आपके लिए, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है। लेकिन आपके लेक्चर्स जब तक वो शुरू होंगे प्लेटफॉर्म्स में, तब तक यूट्यूब पे एवरी ऑल्टरनेट डेज वीडियो अपलोड करने की कोशिश चल रही है, और उसको मैं धीरे धीरे एवरी डे तक लेके आने के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद भी जो लोग वीडियोस परचेज नहीं कर पाते हैं अभी, या जो भी रीजन होगा, मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके वीडियोस फ्रीली आपके लिए अपलोड करने के लिए, ताकि 3-4 दिन में कुछ ना कुछ अकाउंट्स का आगे जाके मैं बताऊं, कुछ ना कुछ तो आते रहे। कौन से वीडियोस आते रहे, वो सब चीजें हम कंटिन्यूसली करेंगे। और बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं है। चलो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, इसके पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, एडिशनल इंफॉर्मेशन की पढ़ाई हमने चालू की थी। उसके अंदर क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले देखा किसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। एडिशनल इंफॉर्मेशन बोले तो कैसी चीजें, जैसे वो हिडन है या तो वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, मतलब आपको पहले ही बोल दी जाएगी कि यस ये छुपा के कुछ चीजें लिखी है, या तो क्या है, इम्प्लाइड। अब मैंने आपको इसका एक सीधा साधा एक एग्जाम्पल दिया। देखो भाई, लिखा हुआ है, सम है, हमको तो करना ही है, छुपी हुई चीज तो कुछ है नहीं। पूरा का पूरा ऐसा तो नहीं कि बोर्ड ने आपको क्या किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में लिख के ही नहीं दिया, लिख के तो किधर ना किधर दिया होगा, पर इनडायरेक्ट वे में बोला होगा। कैसे बोले जाएगा, इनडायरेक्ट वे के अंदर, तो उसको पहचानना है, उसको सॉल्व करना है, और क्या बात है,
ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि एडवांस प्रीपेड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, सैलरीज के बारे में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहले क्या था, प्रीपेड, यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ पे। आप एक चीज ध्यान रखो, एक थंब रूल बना लो पढ़ाई के लिए, अकाउंट्स के लिए, जब भी लेक्चर्स हो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लो ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसके भी फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट सब कुछ देखे, ठीक है। अब आगे बढ़ने की बारी है, दैट इज व्हाट 5% बैंक लोन ब्रैकेट में 110 2019 और क्या इजिकल टू 20,000। अब जरा समझो इसको, बैंक लोन लिया गया है, ये लाइबिलिटी है। बैंक लोन सीधी सी बात है, आप लोगे बैंक को तो आप लोन देने जाओगे नहीं ऑर्गेनाइजेशन कोई, बराबर, सिंपल सी बात है। कभी बैंक को लोन लेते हुए सुना है क्या? यस सुना हुआ है सर। किससे? अरे भाई वो दूसरे बैंक से लोन लेंगे, मेरे से लोन लेंगे क्या? भाई इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं बैंक को लोन दे दूं, उनसे मैं लोन लूंगा, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कुछ लोन ली गई है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाता है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा बताओ ना? फाइनेंशियल ईयर होगा 1920, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या लिया गया है, पैसा लोन उधार लिया गया है, किससे लिया गया है? बैंक से। अब देखते हैं आगे, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट मींस दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹20,000, यस लोन लिया गया है, 20,000 का क्या लिया गया, टेकन अ लोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये कहां से पता चला भाई? अक्टूबर में लिया गया, अरे भाई 10वां महीना है, ठीक है। वी हैव टू पे, जब भी आप लोन लोगे आपको क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना जरूरी है। ऑन दिस लोन अमाउंट एट 5%, तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5% दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर 6 मंथ, ये मैंने आपको टाइमिंग का यहाँ पे समझाया था, ये देखो ये 1/4/19, 1/10/19। तो आपने लोन लिया ही नहीं है तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट दोगे क्या बैंक को? बिल्कुल भी नहीं। आपको थोड़ा भी थोड़ा भी इंटरेस्ट का पैसा देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उस पीरियड पे यूज किया हुआ नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है, मैं लोन सैंक्शन करवा लेता हूं। सैंक्शन मतलब क्या? मेरे डॉक्यूमेंटेशन सब क्लियर है, बैंक से मेरे को लोन लेना है और मैंने डॉक्यूमेंटेशन दे दी है, बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया है, मतलब यस आई एम एलिजिबल फॉर लोन, और मुझे बैंक ने लोन ग्रांट भी कर दिया है, लेकिन डिसबर्समेंट हुआ नहीं है, मतलब लोन मेरे अकाउंट में पैसा आया है क्या? नहीं। तो इंटरेस्ट कब से चालू होना चाहिए? जिस दिन पैसा मैंने डिसबर्समेंट मतलब लोन का पैसा मैंने ले लिया है उस दिन से। तो यहाँ पे लोन कब लिया है? 1/10/2019 को लिया गया है, तो 1/10/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का ही लोन यहाँ पे उसका हिसाब आना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? पक्का? तो ये 6 मंथ्स के लिए होने वाला है। कहां गया? ये रहा। As the above loan was taken on 1/10/2019, अच्छी बात है। तो इसको भी आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करोगे, तो उसके हिसाब से हम इसको लेते हैं। फर्स्ट इफेक्ट जरा पढ़ते हैं यार, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, जरा समझिए। कितने का लोन लिया हुआ है? 20,000 रुपीज का क्या लिया हुआ है? लोन। मल्टीप्लाई बाय 5/100, कितने महीने के लिए इंटरेस्ट लगना है? 6 महीने के लिए इंटरेस्ट लगना है। मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज कैसे निकालोगे, 20,000 रुपया है, क्या करो एक जीरो कम कर दो, तो कितना परसेंटेज मिला? 2,000। कितना मिल गया आपको? 10%। जरा मैं लिख के बताता हूं यार तुमको, 20,000 है, इसमें से एक जीरो कम कर दिया तो कितना बचा? 2,000। ये 2,000 क्या आ गया? 10% आ गया। आपको कितना चाहिए? 5, तो 10% का आधा कर दो, तो आधा कर दोगे तो 1,000 हो गया। 1,000 कितना हो जाएगा? 5%, ठीक है। ये तो पूरे साल भर के लिए हुआ, लेकिन आपको कितने के लिए चाहिए? हाफ ईयरली चाहिए, तो इसको क्या कर दो? डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 500। या तो आप नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में डिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लोन है तो लाइबिलिटी साइड होगा, तो लोन देखो लाइबिलिटी साइड हमने यहाँ पे लिख लिया, 5% बैंक लोन, 20,000 रुपया, ठीक है। एड इंटरेस्ट, क्यों एड इंटरेस्ट? भाई सामने देना है ना बैंक को, बैंक ने हमको लोन दिया है तो हमको इंटरेस्ट देना हमारा फर्ज बनता है, तो इंटरेस्ट कितना है? 500। तो लोन का अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट 20,500 रुपए बैंक को देने बाकी है। अभी 500 रुपया क्या है? खर्चा है, बराबर है, तो कहां पे आना चाहिए? सेकंड इफेक्ट आना चाहिए, ये रहा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। तो ये कहां पे आना चाहिए? एक्सपेंडिचर साइड, कितना? 500 रुपया। एक बार जरा रीड कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इफेक्ट, 5% बैंक लोन विल बी पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। आफ्टरवर्ड्स इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द सेम, इसी पे तो इंटरेस्ट लगेगा जितने का लोन लिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 5%, क्वेश्चन में दिया गया है, फॉर 20,000 फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट इज पेएबल, देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन लायबिलिटी, देना है, ठीक है। अब एक नोट पढ़ते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड इफ एंड ओनली इफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और एनी लोन इज नॉट पेड,
ये इंटरेस्ट कब लगना चाहिए, आपने पे ही नहीं किया। अगर पे कर दिया है तो क्या दिक्कत है, पार्टली पे कर दिया तो भी क्या दिक्कत, जैसे 500 का रुपया देना था, आपने 250 रुपया ऑलरेडी दे दिया तो 250 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग चला जाएगा। तो जो हिसाब है वो तो हिसाब ही होने वाला है। आपको अगर ऑलरेडी दे दिया गया है कहाँ पे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आप वैसे ही एंट्री पास कर दोगे। नहीं दिया है तो आपको वो इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर साइड दिखाना पड़ेगा और लोन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। कि लोन 20,000 का था, इंटरेस्ट की वजह से क्या हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आप प्लीज सेकंड इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं। एज वी हैव टेकन सम अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, फ्रॉम बैंक, वी विल हैव टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। भाई लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। द अमाउंट विच वी हैव टू पे विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर, मतलब जो अमाउंट जो लिया गया है उसको क्या ट्रीट करेंगे, इंटरेस्ट को एज अ एक्सपेंडिचर एंड विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप प्लीज जरा इसको रीड कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो साथ साथ में मैं जब बोलता हूँ रीड कीजिए तो प्लीज आपका बोलते हैं ना एक फर्ज बन जाता है, रीड करना है तो उसको आपको करना है, तो प्लीज उसको कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ने के लिए। देखिए एक एक चीज को मैं कॉन्सेप्ट को डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपका जो सम जब सॉल्व करोगे तब अपने आप टाइम रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे, तो उस चीज का कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो 4 हो गया है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। अब देखो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट दो तरीके से पूछ सकते हैं। या तो आपको क्या कर देंगे, पहले ही लिख देंगे भाई इस पे इतना डेप्रिसिएशन ले लो, तो आपको उतना डेप्रिसिएशन उस पे ले लेना है। अब अगर वैसा कुछ बोला नहीं गया है या तो ऐसा कुछ बोल दिया गया है, जैसे ये क्वेश्चन में एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, बिल्डिंग का वैल्यू है 20,000 रुपया। ये वैल्यू कहां से पता चला आपको, ये जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग, और ये जो इसको क्या बोलोगे, क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू कितनी है, वैल्यू भी लिख देता हूं यार, या बैलेंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 20,000 रुपए का बिल्डिंग था, ठीक है, उसके अंदर कोई एडिशन नहीं हुआ है। व्हाट डू मीन बाय एडिशन, मतलब आपने उसके अंदर कुछ और उसके अंदर क्या किया है, फ्लोर वोल बढ़ा दिया है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 1 फ्लोर और बढ़ा दिया है। तो एडिशन कुछ हुआ है क्या ऐसा, 20,000 का 30,000 कुछ वैल्यू हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दिया गया, उल्टा यहाँ पे बोल दिया गया है 4,000 रुपया कम हो गया है। इससे आपको क्या इंटरप्रिटेशन बनता है, सीधा सा सीधा एक ही बनता है, बिल्डिंग पे क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन, और कितने का डेप्रिसिएशन हुआ है, 4,000, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, गिर चुके हैं। एनी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट विल बी टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेसिफाई किया गया है कि भाई पहले एडिशन हुआ है उसके बाद डेप्रिसिएशन तो होना ही है, ये तो चीज एक साइड में रख दो। मैं वापस बताता हूं, 20,000 का चीज है, 16,000 रुपया डेप्रिसिएशन हो चुका है, मतलब सॉरी 16,000 रुपए की उसकी वैल्यू हो चुकी है, तो डेप्रिसिएशन कितना है, 4,000। ये तो एक जरा साइड में रखते हैं। सोचो ऐसा केस होता, वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपया, ये वैल्यू है ओपनिंग वाली, क्लोजिंग वैल्यू 55,000। ठीक है, और कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताता हूं। एडजस्टमेंट में तो होगा ही बोला हुआ, फिर भी सिर्फ 2 अमाउंट देख के मैं आपको क्या बताता हूं यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन। देखो 20,000 की बिल्डिंग की वैल्यू है ओपनिंग, कुछ तो एडिशन हुआ है, ठीक है, कुछ तो एडिशन हुआ है, इतना कंफर्म है, ठीक है, वो अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। नहीं भी दिया है तो भी हम समझते हैं यहाँ पे सिर्फ ये 2 वैल्यू को जरा देख के सोचते हैं। 20,000 का वैल्यू 55 तो हुआ नहीं होगा, उससे ज्यादा हुआ होगा। मैं मानता हूं 40,000 का एडिशन हुआ है, तो 40 + 20 कितना हो गया, 60,000, और 5,000 रुपया क्या हो गया उसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये ऐसे ही वैल्यू नहीं बढ़ा है, मतलब वैल्यू बढ़ने के बाद उसका डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्लोजिंग वैल्यू है कितना, 55,000। तो वो 5,000 का हमको डेप्रिसिएशन ट्रीट करना पड़ेगा, पर वो जो 40,000 है ना एडिशनल, क्वेश्चन में दिया होगा एडजस्टमेंट के रूप में। या तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है 55,000 ना हो, क्लोजिंग वैल्यू आपको दिया हो 60,000 और आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दे दिया गया हो। इसका मतलब 20,000 की चीज थी, मतलब वैल्यू था, जो भी चीज एसेट हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, उस पे 40,000 का क्या है, इंक्रीमेंट है, परचेस किया गया है और वैल्यू उसकी इंक्रीज हुई है जो भी रीजन से, तो 60,000 हो चुका है। अब आपको उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो बात तो हुई है, अमाउंट तो 55,000 ही आना है।
तो वो कभी कभी डेप्रिसिएशन माइनस करके दे दे, या तो डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करने को मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसी एग्जांपल पे रहते हैं। 20,000 रुपया वैल्यू है, बढ़ के वैल्यू हुई है क्या कि कम हुई है? कम हुई है वैल्यू 16,000। तो सीधा का सीधा एक ही इंटरप्रिटेशन है, एडिशन नाम की कोई चीज नहीं है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो जरा पढ़ते हैं। सम टाइम इन द, अरे भाई क्या हो गया? Sometime in the adjustment, it may be provided that the value of the asset is reduced during the year. This reduction in value of asset, ये देखो यहाँ पे दिया, this reduction in value of asset may be due to normal wear and tear, which is also known as depreciation. यही मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है कि नहीं है? तो व्हाइट एंड ब्लैक में यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। तो पहला इफेक्ट देखते हैं यार, सिंपल सी बात है। 20,000 रुपए का क्या है? बिल्डिंग है, 4,000 रुपया घट चुकी है उसकी वैल्यू, तो आप कितना लिखोगे डेप्रिसिएशन के रूप में? 4,000 रुपया, और आउटर कॉलम में वैल्यू कितनी है? 16,000। यही तो वैल्यू लिखा, वैल्यू को कहाँ चेंज किया हमने? ठीक है, यही वैल्यू है, पक्का? अब सेकंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन है तो एक्सपेंडिचर साइड, दैट इज टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो वो अमाउंट कितना होगा? 4,000। एक बार रीड कर लेते हैं फर्स्ट इफेक्ट, दोनों इफेक्ट, फर्स्ट और सेकंड। फिक्स्ड एसेट लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। एंड एनी रिडक्शन इन वैल्यू, दैट इज डेप्रिसिएशन, इज रिकॉर्डेड बाय रिड्यूसिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम द एसेट। भाई डेप्रिसिएशन को तो लेस तो करना ही करना है, ठीक है। अब उसको नेक्स्ट इफेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन है। लॉस ड्यू टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ये क्या है भाई? नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, विच इज रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है, डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये वाला चीज सिंपल डेप्रिसिएशन वाली एंट्री है, बहुत हर फाइनल अकाउंट के सम में आपने ये चीजें की थी, तो प्लीज आप इसको ले लीजिए, तो समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं पढ़ने बोल रहा हूं तो प्लीज पढ़िए। अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे अरे सर ने बोला पढ़ने, सर तो देख नहीं रहे, अरे कैसे देखेंगे? कोई ऐसा जादू की छड़ी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक जन देख रहा है। कौन? भगवान देख रहा है आपको, ठीक है, तो उनसे कोई बच नहीं पाएगा। तो प्लीज पढ़िए, रीड करने बोला है तो इसको रीड कीजिए, जो पढ़ा है उसको समझिए। खुद से जब आंसर्स आएंगे तो एक अंदर से एक आत्मविश्वास बोलते हैं ना, उसकी ज्वाला जो जागेगी ना, उसकी ज्वाला बहुत तेज होगी, कोई रोक नहीं पाएगा उसे। तो आत्मविश्वास रखना है आपको अपने पे, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे का सेकंड इफेक्ट देख लेते हैं। भाई आगे पढ़ना मत, सेल ऑफ फर्नीचर वो मैं बताता हूँ, पहले बस इतना सेकंड इफेक्ट देख लीजिए, फिर हम सेल ऑफ फर्नीचर देख लेंगे। ठीक है, चलो बढ़े सेल ऑफ फर्नीचर की ओर। सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी बहुत अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट पूछा जाता है, फेवरेट एडजस्टमेंट है, वन ऑफ द फेवरेट एडजस्टमेंट फॉर एनपीओ। तो यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। दिस एडजस्टमेंट रिप्रेजेंट द फिक्स्ड एसेट लाइक फर्नीचर इज सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। और बाजू में क्या दिया है? बुक वैल्यू दिया ना ऊपर, बीवी मतलब क्या है? बुक वैल्यू। देखो फुल फॉर्म लिखा हुआ है बुक वैल्यू। 8,500 रुपए की चीज कितने में बेच दी है? 10,000 में, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 2,500 का क्या हुआ है? सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है। अगर ये चीज ऐसा होता, बेच दिया गया है 8,000 में, तो 500 रुपए का क्या है? लॉस। तो बुक वैल्यू आप कंपेयर करोगे किससे? जो मार्केट में आपने बेचा है उससे। अब पढ़ते हैं। दिस एडजस्टमेंट रिप्रेजेंटेड फिक्स्ड एसेट लाइक फर्नीचर इज सोल्ड इन द मार्केट ड्यूरिंग द ईयर एट ₹10,000। तो कितने में बेचा गया है? एट ₹10,000। The value, however, the value of furniture in the books of accounts, books of accounts मतलब जो आपकी बुक्स में जो लिखी हुई वैल्यू है, लिखी हुई मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आपके पास कितनी है? 8,500। The difference between the both the values, the difference between both values, that is book and market value, with either be profit slash loss on sale of फिक्स्ड एसेट, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। 8,500 की चीज 10,000 में बेची है, प्रॉफिट है। 8,500 की चीज 8,000 में बेचा, लॉस है। क्लियर है? सिंपल सा हिसाब है। तो इस केस में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे ओरिजिनल बुक वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है ओरिजिनल बुक वैल्यू आपको कुछ दी जाए। क्या दी जाए ओरिजिनल बुक वैल्यू आपको? कि
कितने में बेचा गया, ये 15,000 में होगा। एक्चुअल हमको नहीं पता ना कितना है, तो एक्चुअल कितना है हमको यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है। तो जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है, जो फर्नीचर की वैल्यू है, जो फर्नीचर की जो वैल्यू है, हो सकता है क्या हो, ज्यादा हो, सीधी सी बात है, क्योंकि ये आपने एक पार्ट बेचा है, पूरा का पूरा फर्नीचर जितना भी था, ऑफिस तो बंद नहीं हुआ है ना, ठीक है, जो भी एनजीओ है उसका ऑफिस तो बंद नहीं हुआ है, तो कुछ चीजें खराब हो गई होगी, पुरानी हो गई होगी, तो उसको बेच दिया गया। तो यहाँ पे हमको वैल्यू पता नहीं, इसलिए यहाँ पे XXX रखा हुआ है। सपोज होगा 50,000 वैल्यू है, उसमें से 8,500 की चीज का क्या कर दिया आपने, बेच दिया है। तो 50,000 में से 8,500 का क्या है, वैल्यू का क्या है, क्या हो चुका है, सेल हो चुका है। तो आपके पास वैल्यू कितना बचा, 41,500। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा ना, जो बैलेंस आपके पास बचा हुआ है, तो उस चीज पे अगर कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे आपको पूछेंगे नहीं, ऐसा शायद पूछा तो आपको करना पड़ेगा। तो 8,500 जो है, ये अगर ओपनिंग है तो आपको उस पर भी डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा। तो ये आपने 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन, ये मैं बता रहा हूँ ओवरऑल फर्नीचर पे, तो लेस डेप्रिसिएशन जो भी होगा उसके हिसाब से अमाउंट लेस करके आप यहाँ पे वैल्यू ले लोगे बाहर। तो यहाँ पे केस में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला इफेक्ट इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल, क्योंकि इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। 8,500 का बुक वैल्यू का एसेट क्या हुआ है, सेल हुआ है, तो 8,500 का आपने लेस कर दिया। अब वो कितने में बेचा है भाई, 10,000 में बेचा है, तो ये आपके लिए क्या बन गया, इनकम बन गया। तो उसको आपने क्या लिख दिया, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इसका अमाउंट ये रहा 8,000 माइनस 8,500, तो कितना मिल गया भाई, 1,500 का क्या हुआ है, प्रॉफिट, ठीक है। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। When fixed asset like furniture etc sold, then the book value of the asset sold which is given in the question will be reduced। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, given in the question will be reduced from the total value of asset, क्योंकि उतना ही पार्ट बेचा है, तो उसको आप पहले तो लेस कर दो, उसको फिर कंपेयर करो सेलिंग प्राइस से। प्रॉफिट है तो इनकम साइड, दैट इज क्रेडिट साइड में लिखोगे, और अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड, वो एक्सपेंडिचर में आप लिख दोगे। तो अब पढ़ते हैं आगे। नाउ वी रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वेयर देयर इज अ लॉस, इट विल बी शोन अंडर expenditure, it will be shown under expenditure side, vice versa. In this case furniture is sold at rupees 10,000 but the value, कौन सा वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एसेट वाज रुपीज 8,500, तो बेचा ज्यादा में, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो ये आपने इनकम साइड में दिखा दिया। तो आप प्लीज इसको जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन हम पढ़ेंगे, उसका तो लिए अलग ही लेक्चर होगा, और पूरा के पूरे लेक्चर में अच्छे से हमको समझना है सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो ये चीजें हम देखेंगे। तो आप फिलहाल पहले सेल ऑफ फर्नीचर देख लीजिए, इसी के साथ हमारा जो हिडन एडजस्टमेंट और वो जो था उसका पार्ट खत्म होता है। फिर हम सब्सक्रिप्शन की ओर बढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से सब्सक्रिप्शन पढ़ना है यहाँ पे, ताकि सम जब हम सॉल्व करें तब हमारा काम पूरा आसानी से हो जाए। ठीक है, आराम से पढ़िए, इसको रीड कीजिए, मैं रखता हूँ यहाँ पे आपके लिए। रीड करना, भगवान से डरो, भगवान से डरो, नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने जो पावर्स हैं, आप गेम खेलते होंगे, वीडियो गेम बराबर, वीडियो गेम कोई भी खेलते हो, कुछ ना पावर्स लेना, लाइफ बोलते हैं ना, बढ़ाते हो, फिर बाद में जो भी फाइटिंग वगैरह चलती रहती है, कोई मारेगा तो क्या हो जाएगा, लाइफ कम होगी, फिर आप कुछ कलेक्ट करते हो पॉइंट्स, तो ये ऐसे ही पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इससे आपकी दिव्य शक्ति जो है वो बढ़ेगी, और आपको फाइनल एग्जाम के दिन, बोर्ड के दिन काम आएगी। अचानक से ध्यान आएगा, पावर ऐसे, अरे ये चीज़ ऐसी बोली थी सर ने, ऐसा हमने पढ़ा था, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स कलेक्ट करते रहो, गेम के आगे काम आएगी। तो लाइफ जितना हो सके अपना बढ़ाते रहो, तो दिव्य शक्ति आपको मदद करेगी आगे आपको एग्जाम के दिन, ठीक है। चलो ये सेकंड इफेक्ट भी पढ़ लीजिए। ठीक है, वापस से सेम चीज़ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना वीडियो का, वहाँ पे आपको इंक्वायरी लिंक, साथ में जितने भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उनका प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके उतना लोगों तक पहुँचाइए। और प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव वही है हमारा और आपके पेरेंट्स का, और बहुत अच्छे मार्क्स हमको लाने हैं, ठीक है कि नहीं है। चलो, थैंक यू।